दोस्तों वेलकम टू एग्जाम एंड डॉट चैनल। मैं आज टॉप जो 50 प्रश्न है 10वां के आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उन सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जहां से हो सकता है कि हम संभावना व्यक्त करें कि 80% प्लस क्वेश्चन इन्हीं वीडियो के माध्यम से रहेगा जो हम टॉप 50 प्रश्न करा रहे हैं। केवल इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न टॉप 50 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न उससे ही केवल नहीं आएगा, हम इसमें बैकग्राउंड में कुछ एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। जो कंटेंट में राउंड कंटेंट में जो हो सकता है कि कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी ऐड ऑन करेंगे, उन सभी चीज़ों को आप नोट कीजिएगा। नोट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीडियो को आप 102 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको माइंड में रिवीजन क्लिक हो जा सके। माइंड को किसी भी प्रश्न को देखते हैं तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और पूरी तरह से आप बने रहिएगा वीडियो में, और हो सके तो सब्सक्राइब व लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपकी मर्जी पे है, क्योंकि मेरा केवल एक कल उद्देश्य है आप तक के अच्छा कंटेंट प्राप्त देना, या कह सकते हैं कि अच्छा पढ़ाई से पढ़ाई देना। तो आइए हम वीडियो को शुरुआत कर सकते हैं साथियों। मेरा पहला वीडियो है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो जैसे कि आपके गांव घर में अगर शादी वगैरह होता है तो वहाँ पे जनरेटर जैसी सुविधा को प्रदान किया जाता है कि कहीं बिजली अगर चला जाए तो जनरेटर के माध्यम से हम बिजली को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन्हीं के चलते विद्युत धारा उत्पन्न करने के चलते हम जनरेटर को शादी ब्याह में लाते हैं, जिसको हम हिंदी में जनित्र बोलते हैं। तो आपको सुविधा के लिए हम बता चुके हैं कि इंग्लिश में इसको जनरेटर बोलते हैं, ताकि आपके मुंह तक जनरेटर जैसे चीज़ों को आप लगातार उच्चारण कर चुके हैं। जनित्र बहुत ही कम लोग जानते हैं इसको, तो इसलिए जो पहला उत्तर हो जाएगा इसका, पहला का पहला जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि जनित्र इसका सही विकल्प होगा। ये दूसरे प्रश्न को आते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। जैसे कि हम बल्ब वगैरह का यूज करते हैं तो उसमें अब तो एलईडी बल्ब आ गया है, एलईडी बल्ब, लेकिन जो हम पीले वाले बल्ब देखते हैं उसमें जो धातु वगैरह लगे होते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि उन धातु के माध्यम से बिजली या प्रकाश उत्पन्न होती थी। तो उन्हीं प्रकाश में जो होता है वो धातु टंगस्टन होता है, वोल्फ्राम होता है, जिसका गलनांक मैक्सिमम होता है, क्योंकि उसमें गलने की संभावना कम होती है साथियों। जैसे गलनांक करने का मतलब कि कितना ताप पर उसको गलने की क्षमता हो, तो अधिक से अधिक अगर होता है तो उसमें गलने की क्षमता कम हो जाती है, जिसको हम लैटिन में वोल्फ्राम के नाम से जानते हैं, टंगस्टन धातु का। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों, तीसरे प्रश्न को आते हैं। आपको हम बता दें कि एग्जाम एडोप चैनल केवल और केवल आपके लिए ही बनाया गया है। आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा एक कल जिम्मेदारी बनता है, और इन जिम्मेदारियों को हम बखूबी से निभाएंगे साथियों। तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे इससे एतराज़ नहीं है। इस सभी चीज़ों से मुझे सीखने को मिलता है, ताकि हम अच्छा से अच्छा अगले वीडियो में कर सकें। और इन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से आपके कमेंट्स से ही मुझे रिजल्ट मिलते हैं कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ आपके लिए। क्योंकि आपका अगर पॉजिटिव कमेंट्स आता है तो पॉजिटिव कमेंट्स से हमको ज़रूर मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है। नेगेटिव कमेंट्स आता है तो मुझसे सीख मिलता है, आपसे लर्न करते हैं हम, और लर्न के माध्यम से ही हम सोचते हैं कि अगले वीडियो में हम कैसा वीडियो प्रदान करें, ताकि आपको फिर से हमें आप पॉजिटिव कमेंट्स प्रोवाइड कर सकें। तो आइए हम चौथे प्रश्न को आते हैं साथियों, सॉरी दोस्तों, तीसरे प्रश्न को आते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है। जो टॉप 10 ऐसे प्रतिरोध, जैसे प्रतिरोध हो गया या विद्युत धारा हो गया, इन सब चीज़ों को आप एसआई मात्रा को आप कंठस्थ याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एसआई की मात्रा के अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं जो 10 जो आपके बुक में 10 दिए होंगे, अगर विद्युत धारा से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, राशि ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी आधारी राशि है उससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन बनता है, तो आप वीडियो को हो सके तो आप ये वीडियो में जितना भी कराया जा रहा है उससे करिएगा, और बुक से भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रतिरोध के एसआई मात्रक जो होता है साथियों, प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम होता है। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। मेरा अगला प्रश्न ओम हो गया। अब हम चौथे प्रश्न को आते हैं साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही मेरे मोटिवेशन का भरपूर स्रोत हैं साथियों। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा, जैसे हम अगर बाल कटाने जाते हैं किसी भी सैलून में या हजामत वगैरह बनाने जाते हैं, वहाँ पे अब जो हमारे सामने जो शीशे लगे होते हैं, उस शीशे अवतल दर्पण के रूप में लगे होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में मेरा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और समतल दर्पण का प्रयोग जो होता है चेहरे को देखने में होता है। जैसे कि आप चेहरा में अगर ऐनक में आप देखते होंगे, जिसको ऐनक आप बोलते हैं या मिरर बोलते हैं, उन मिररों में आप देखते हैं कि चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं, या कुछ भी आप कर रहे होते हैं जैसे बाल झाड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण जो हम साइड मिरर के रूप में, जो गाड़ियों वगैरह व्हीकल वगैरह या मोटरसाइकिल जहाँ भी लगे होते हैं, उन सभी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करने का केवल और केवल एक ही मतलब होता है कि उसका जो विस्तृत वक्र क्षेत्र जो होता है मैक्सिमम दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसमें ढाल बना होता है, और ढाल बनने के कारण मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा पीछे की जितने भी चीज़ें होती है वो देखने की दिखती है, जिस कारण से उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साथियों। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं साथियों, और इन सब चीज़ों को भी हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम सब्जेक्टिव सीरीज को चलाएंगे। आप निश्चित बेफिक्र होकर आप चैनल पर बने रहिएगा, और टॉप 50 जो प्रश्न करा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप
जो भी बैकग्राउंड में एक्सप्लेनेशन चाह रहा हो एक्सप्लेनेशन को ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिएगा, अपने नोट कॉपी में ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो आप ईयरफोन या किसी भी माध्यम से जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं 2 से 4 बार वीडियो को जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। इन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से आपको सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट हैं, हम केवल ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल नॉर्मल स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि ब्रिलियंट के लिए इस चैनल पे कोई जगह नहीं है। ब्रिलियंट के लिए बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं साथियों। हम आपको बता देना चाहते हैं कि वीडियो ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो नॉर्मल स्टूडेंट है बेचारे पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, उन सभी के लिए हम वीडियो केवल और केवल लाते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही स्टूडेंट रहे। तो मैं अपना जानता हूँ कि किस प्रकार मैं कौन से फेज से गुजरा हूँ और किस तरह से एग्जाम्स को पास किया हूँ। तो केवल हम ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट के लिए लाता हूँ वीडियो। ब्रिलियंट बिल्कुल इस वीडियो के चक्कर में ना पड़े हो सके तो, क्योंकि मैं जो है सच उस सच बताना चाहूँगा साथियों, क्योंकि मेरा केवल और केवल एक ही काम है, आप तक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना और आपको एक अच्छा रिजल्ट देना। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों, छठे प्रश्न को आते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है साथियों। जैसे कि एक होता है बिलियन पीएच मान होता है। पीएच मान जो मानक होता है, मानक ही निर्धारित करता है कि कौन से अम्ल के श्रेणी में आएगा, कौन से क्षार के श्रेणी में आएगा और कौन से दोनों के श्रेणी में ना होकर उदासीन श्रेणी में आएगा। तो इन सब चीज़ों का जो मानक तय करने वाला जो मानक होता है, वो मानक बिलियन का जो पीएच होता है जो वही मानक तय करता है साथियों। तो 7 से कम जो होता है वो अम्लीय बिलियन को तय करता है साथियों, कि हाँ रियली में बिलियन अम्लीय होगा, अम्ल होगा। जो अम्ल के जो प्रमुख गुण होते हैं, जो 7 से कम पीएच मान होगा वो अम्ल के प्रमुख गुण होते हैं, जैसे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इन सब चीज़ों का जैसे 7 से कम होगा, निश्चित आप ऐसे धर लीजिएगा, किसी भी चीज़ अगर खट्टा लग रहा है तो उस समझिए कि अम्ल है, और अम्ल होने का मतलब है कि 7 से कम उसका पीएच मान होगा। और 7 के बराबर अगर पीएच मान है तो उदासीन श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि उदासीन पदार्थ हुआ है, और 7 से अधिक है तो क्षारीय है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में भी कवर करेंगे। यहाँ से और क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, जैसे कि पीएच में हम किस तरह से निकालेंगे, उसका कौन से वैज्ञानिक ने खोज किया था, जैसे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, जैसे इन सब चीज़ों को भी हम कवर करेंगे सब्जेक्टिव सीरीज के माध्यम से। हम एग्जाम आते आते हम बहुत सी चीज़ों को सीख जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए अगले प्रश्न को आते हैं कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा कुष्मीय सिद्धांत पर ही विद्युत फ्यूज काम करता है साथियों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। मधुमेह जो देहाती में बोलते हैं कि चिनिया रोग हो गया, किसी को बोलते हैं कि चिनिया रोग हो गया है, तो मधुमेह आपको बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। जहाँ से होता क्या है मधुमेह, आपको थोड़ा सा आप बताना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, कि मधुमेह एक ऐसा रोग होता है जहाँ से अगर आपको किसी का मधुमेह अगर हो जाए तो उसमें जो कोशिका होती है, कोशिका को ठीक होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है साथियों। जैसे किसी का कट फट गया है तो जो जनरल जैसे कि जनरल किसी का बॉडी हुआ है, किसी के मधुमेह सहित बॉडी हुआ, तो मधुमेह वाले जो बॉडी होते हैं उसमें कम चांसेस होती है उन सब चीज़ों को ठीक होने के, क्योंकि कोशिका वहाँ पे पुनः उत्पन्न होने में असमर्थ होता है। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। अगले प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं। तो आप देखिएगा बैटरी से केवल और केवल डायरेक्ट करंट प्राप्त करते हैं। अल्टरनेट करंट जो प्राप्त होता है वो हमारे जैसे कि विद्युत कहीं से आता है, जैसे नहीं आता ट्रांसफार्मर वगैरह से 33 के 11 की उन सब चीज़ों में अल्टरनेट करंट आता है, जिससे कह सकते हैं कि एक वेव के माध्यम से करंट्स हमारे तक आता है, और इन करंट्सों को जो ट्रांसफार्मर होता है वो इस वोल्टेज को परिवर्तित करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे जो भी बैटरी होता है उसमें केवल डायरेक्ट करंट होता है, और इसमें केवल घरों वगैरह में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है बैटरी वगैरह का। एक अच्छे ऐसे बोल सकते हैं कि व्यापक संस्थान होता है, उन सब चीज़ों में बैटरी बहुत ही कम प्रयोग होता है साथियों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में गैसों का जो आदान पदार्थ होता है, पत्ती में एक रंध्र नामक छिद्र होता है, और रंध्र के छिद्र से ही पत्तियों गैसों का आदान प्रदान करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का छोड़ना निकालना, इन सब चीज़ों को पत्तियों में रंध्र जो चीज़ है, रंध्र एक छिद्र होता है, रंध्र छिद्र के माध्यम से पत्तियाँ इन सब चीज़ों को अपना संपन्न करती है कार्य को। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जैसे कि एक जाइलम उत्तक होता है, टिश्यू होता है, जाइलम के माध्यम से क्या होता है कि पादप जल का वहन करता है, जल का जो जड़ से ले जाकर ऊपर तक जिन चीज़ों में जहाँ जहाँ आवश्यकता उन सब चीज़ों में प्रदान कर रहा है, केवल और केवल जाइलम उत्तक का काम होता है। और एक इसमें फ्लोएम उत्तक होता है। फ्लोएम उत्तक का क्या कार्य है कि पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, खनिज जैसे चीज़ों को आदान प्रदान करना फ्लोएम उत्तक का कार्य होता है। और इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से एक पेड़ टीका होता है और अन्य कारक होते हैं, और इन सब कारकों को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे साथियों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है साथियों, और इसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। जो बाह्य जोड़ा कॉमन होता है, और एक जोड़ा X और Y होता है, उन लिंग निर्धारित करने में सहायक होता है कि कौन से लिंग निर्धारित होगा और कौन से लिंग निर्धारित नहीं होगा। तो कह सकते हैं गुणसूत्र मेनली कह सकते हैं कि किसी भी वंशानुगत चीज़ों को, जैसे DNA वगैरह में ये सब चीज़ों मतलब कि कह सकते हैं कि DNA वगैरह से जुड़े होते हैं, और इन सब चीज़ों को लिंग निर्धारित करने में सहायक होता है गुणसूत्र वगैरह। आइए हम अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों।
सामान्यतः के दूरबिंदु का होता है, सामान्यतः का दूरबिंदु अनंत होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सूर्य को भी देख रहे हैं, तारों को भी देख रहे हैं, तो तारा बहुत ही मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, करोड़ों किलोमीटर या अरबों किलोमीटर के डिस्टेंस पर होता है, जिसको भी हम देख रहे हैं तो कह सकते हैं कि सामान्यतः का जो दूरबिंदु होता है अनंत होता है। ये अगले प्रश्न को आते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान, तो हम पिछले क्वेश्चंस में कवर किए थे कि बी लेन के बारे में जो कवर किए थे उसमें शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हम बताए थे शुद्ध जल के पीएच मान 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल एक उदासीन है, न्यूट्रल है, इसमें ना तो क्षार होता है ना ही उदासीन होता है। आप पानी अगर पीते होंगे जनरल पानी, तो आप देखते होंगे कि उसमें किसी प्रकार का उदासीन टाइप का लगता है, उसमें किसी प्रकार के स्वाद बहुत ही कम होता है, ठंड भले होता है पानी में। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0.03% इट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 15। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। सोना का परमाणु संख्या, सोना का परमाणु संख्या 79 होता है साथियों, यानी कि 79 होता है। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। अगला प्रश्न मेरा है, आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है उसमें होता है, तो जैसे कि सोना तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो हम आभूषण वगैरह जैसे कि बनाते हैं किसी भी चीज़ के, कनवाली वगैरह जो बनाते हैं, या कह सकते हैं जो भी औरतें आभूषण का प्रयोग करती हैं, मर्दों आभूषण का प्रयोग करते हैं, उन सभी आभूषणों में 22 कैरेट का सोना प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि एक शुद्ध हुआ। ऐसे तो 18 कैरेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, लेकिन 22 कैरेट का प्रयोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि आभूषण के लिए स्टैंडर्ड हुआ। जैसे 2 कैरेट होता क्या कि अन्य चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे तांबा वगैरह जो है उन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें आघातवर्तनीयता या अन्य जैसे गुण, जो अन्य गुण होते हैं जो एक तत्व के लिए, उन सभी गुणों को मेंटेन रखा जा सके। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है, तो कह सकते हैं NaSCO3, इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा खाने वाला सोडा के लिए। और बोल सकते हैं धोने वाला सोडा के लिए Na2CO3 इज़ द राइट आंसर, धोने वाला सोडा। इन दोनों सोडा के बारे में क्वेश्चंस लगातार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, चाहे तो आप 10th का एग्जाम हो या अन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रदान करने की कोशिश करते हैं साथियों। केवल और केवल 10वां तक के हम सीमित नहीं है, मेरा एक और चैनल है मनी सर एजुकेशन ग्रुप चैनल, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए समर्पित है, तो उनको भी आप सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर सकें। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, तो साधारण नमक जो हम खाने वाला नमक होता है, जो घरों में प्रयुक्त किया जाता है, उस साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है। अगर उसका अनुसूत्र के बाद करें तो NaCl होता है, और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक आपको पता हो कि सबसे मैक्सिमम होता है किसी भी पदार्थ में, तो इसका जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। हम इस सब चीज़ों को भी कवर करेंगे कि कैसे अपवर्तनांक निकालते हैं, कैसे किन चीज़ों को हम निकालते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इन सब चीज़ों को हम वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप केवल पेशेंस बना के रखिए, इस चैनल पे पेशेंस बना के रखिएगा, आपको 2024 तक एग्जाम आने तक एक बेहतर रिजल्ट दिलाने में हम सहायक जरूर साबित होंगे साथियों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। कैल्शियम के परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 है साथियों। हो सके तो आप टॉप 20 जो सॉरी दोस्तों 20 जो 20 तक के जितने भी तत्व हैं या जो भी हैं, उसका परमाणु संख्या याद करने की आप कोशिश कीजिएगा। कम से कम 20 तक याद करने की कोशिश कीजिएगा। आपका आप क्षमता के अनुसार जहाँ तक कि आप याद करते हैं, तो एक अच्छा मतलब उत्तरदायी साबित होगा, एक बेहतर बनेगा। लेकिन हो सके तो कम से कम 20 तक याद करने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ से आपको 10वां लेवल तक के क्वेश्चन में यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। 20 के नीचे वाले ही परमाणु संख्या से क्वेश्चन देखने को मिलता है साथियों। या परमाणु भार भी इसके साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि रासायनिक सूत्र वगैरह में उसका जो परमाणु द्रव्यमान निकालना होता है, उन सब चीज़ों में भी आपको मदद करेगा परमाणु संख्या पर परमाणु भार साथियों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं कि आवेश का SI मात्रक कूलॉम्ब होता है साथियों। और कूलॉम्ब बोलते हैं कि जितना भी SI मात्रक है उस सबसे अभी SI मात्रों को आप इंपॉर्टेंट SI मात्रों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो आपको बता दें कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आइए अगले प्रश्न कराते हैं साथियों। समतल द्वारा बनवा प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल द्वारा केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है साथियों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। अगले प्रश्न को आते हैं, आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि परिकिरण के कारण होता है। परिकिरण में दरअसल होता क्या है कि किसी भी प्रकाश को छितर बितर हो जाना होता है। जैसे कि आप किसी भी प्रकाश को ले जा रहे हैं, जैसे आप टॉर्च मार रहे हैं, तो आप टॉर्च का अगर आप देखिएगा तो कहीं लाइट छितर बितर होता है, एक समतल रेखा में लाइट नहीं जाता है साथियों, जिस कारण से आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण ही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को करते हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो यहाँ पे पदार्थ बोला है, तो लोहा चांदी सोना जितने भी है मेटल है, लेकिन हीरा एक प्रकार के पदार्थ है। आप ऐसे भी इन सब चीज़ों को छाटनी कर सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से आप एलिमिनेट करके आप इस सही उत्तर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपको सुविधाजनक के लिए आपको बताना चाहते हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल हीरा है, जिसका मैक्सिमम अपवर्तनांक होता है 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है साथियों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। क्लोरोफिल का रंग होता है, तो बता देंगे क्लोरोफिल किसी भी जैसे कि कह सकते हैं किसी भी पादप के लिए रंग निर्धारित करने में सहायक होता है, और एक हरा रंग का होता है साथियों। और हरा रंग जैसे हुआ किसी भी पादप का अगर हरा रंग हो रहा है तो क्लोरोफिल के कारण ही हो रहा है साथियों। अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं है, हम क्लोरोफिल के जो प्रकार होते हैं उन सब चीज़ों को भी कवर करेंगे, लेकिन 10th के एग्जाम्स में
इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बनने की संभावना कम होती है। तो हम आपको बता चुके हैं कि हम केवल और केवल एवरेज स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। तो हम डीप में जाएंगे क्वेश्चन। अगर आप मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो समर्पित चैनल है मनी सर एजुकेशन ग्रुप चैनल, उस पर अगर आप जाते हैं तो इन सब चीज़ों को डिटेल में कवर किया जा चुका है या कर रहे हैं, या जो भी छूटे हुए सेक्शंस हैं उन सब सेक्शंस को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावना होती है एग्जाम्स में, उन सब चीज़ों को भी हम कवर करते हैं। आइए प्रतिरोधकता के विषय मात्र यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो गया साथियों टाइपिंग में, तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिरोधक यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो टाइपिंग टीम है उनसे गलती हो गया है। प्रतिरोधकता यहाँ पे होता है, तो प्रतिरोधकता कैसे मतलब ओम मीटर होता है साथियों। यहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी होता है प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन हम ही करा रहे हैं, और इन्हीं से क्वेश्चनों के माध्यम से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। यहाँ से लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आप ध्यान रखिएगा, अगर इतना बनने की संभावना पूरी तरह से आप इन सब चीज़ों को आप जितने भी है बैकग्राउंड में जितने भी एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ सभी एक्सप्लेनेशन को भी अपने नोट कॉपी में नोट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अच्छा से अच्छा हम कर सकें एग्जामिनेशन हॉल में। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों कि लेंस की क्षमता के विषय मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, इज डायोप्टर। डायोप्टर इसका लेंस की क्षमता के विषय मात्रक होता है, जिसको हम डी से इंडिकेट करते हैं साथियों। आइए हम अगले प्रश्न या मीटर या इसको हम डायोप्टर, अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में अगर इसके जगह 1/मीटर भी अगर मिलता है तो आप यहाँ पे भी इसका भी मात्रक होता है साथियों, क्योंकि लेंस का क्षमता का जो सूत्र होता है वो फोकल लेंथ का अपोजिट होता है, यानी कि 1/f होता है। तो एफ का जो बोल सकते हैं सही मात्रक मीटर हो जाएगा, तो 1/मीटर 1/f जैसे फॉर्मूला होगा तो 1/मीटर भी इसको हो सकता है, या मीटर के पावर 1 - 1 हो सकता है, या डायोप्टर हो सकता है। इन सब चीज़ों में कोई भी आपको विकल्प देखने को मिल सकता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस रंग के कारण होता है, तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन रंग के कारण होता है। हम प्रकाश के अपवर्तन को पूरी तरह से हम समझाएंगे, आपको बोलें कि आप चैनल पर धैर्य बना के रखिएगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होता है, तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितने हैं साथियों, तो 7 है आवर्तों की संख्या आवर्त सारणी में। जो मोस्टले की आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त सारणी में 7 आवर्त संख्या। मोस्टले की आवर्त सारणी ही अभी तत्काल समय में उसी आवर्त सारणी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है जो आवर्त सारणी पर काम करता है, क्योंकि वो एक कह सकते हैं ऑथेंटिक आवर्त सारणी दिया गया है। ऐसे बहुत से आवर्त सारणी है, बाहरी से वैज्ञानिकों ने दिया, लेवोजियर, अब बोल सकते हैं कि बहुत से वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी पर काम किया है, लेकिन अभी मोस्टले के जो आवर्त सारणी है सबसे ऑथेंटिक है, और इन्हीं आवर्त सारणी के माध्यम से हम परमाणु संख्या को सजाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होता है, यहाँ ENI लिख दिया गया है। मेरा बोल चुके हैं कि टाइपिंग टीम से मेरा गलती हो गया, तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% होता है साथियों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। मेरा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल और केवल दिन में होता है साथियों, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। यहाँ से आप लगातार ऐसे प्रश्नों को आप गलत कर देते हैं, ताकि हम ऐसे प्रश्न को हम यहाँ पे जोड़े हैं मेरे सीरीज में, ताकि आप अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी आते हैं तो वहाँ पे आप हैंडल कर सकें एग्जामिनेशन हॉल में। आइए अगले प्रश्न होते हैं कि एक सत्री में कौन से लिंग गुणसूत्र है। हम पहले भी चर्चा किए थे कि गुणसूत्र जो निर्धारित करता है लिंग का निर्धारण करता है, तो एक स्त्री में एक मतलब वोमेन में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो वहाँ पे केवल और केवल XX गुणसूत्र मिलेगा। जो हम चर्चा किए थे कि 22 गुणसूत्र तो कॉमन होते ही हैं, लेकिन 23वें गुणसूत्र जो होते हैं 23वें जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं यानी कि 46 गुणसूत्र, उसमें XX होता है। XX जो होता है एक स्त्री में होता है और पुरुष में XY होता है। अगर XX अगर निषेचन के बाद अगर XX का निषेचित होता है तो वहाँ पे वो संभावना जो होती है, संभावना नहीं एकदम, XX अगर गुणसूत्र निषेचित होते हैं तो वहाँ पे कह सकते हैं कि संतान के रूप में बेटी पैदा होती है, और XY के रूप में संतान के रूप में बेटा पैदा होता है। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा रहता है, रहने वाला। अधातु पूछ रहा है, तो अधातु जो मेरा हो जाएगा उसमें मेरा अधातु हो जाएगा साथियों, इसमें हो जाएगा पारा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे धातु पारा हो जाएगा, लेकिन अधातु ब्रोमीन हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे अधातु है नॉन मेटल है, पारा मेरा मेटल है, और ब्रोमीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर धातु रहे तो मेरा पारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न होता है कि प्रकाश के 4 में से इसमें सबसे न्यूनतम होते हैं, यानी कि प्रकाश जो मेरा जैसे कि सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है तो सबसे कम इन सभी विकल्पों में किस में होगा, तो कांच में सबसे कम हो जाएगा साथियों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। निम्नलिखित में कौन से विजातीय यौगिक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गया साथियों, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहूँगा। आगे अगले प्रश्न को आते हैं कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बने होता है, तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3 होता है, जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है उसी प्रकार ओजोन के O3 होता है। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है साथियों, जल, कांच, पीतल। तो इसमें पीतल जो है, या कह सकते हैं कि क्या पूरा कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इस हम सब चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन
कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को कराते हैं साथ। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उस भाग को हम क्या कर सकते हैं, तो उस भाग को हम रेटिना कहते हैं साथियों। आइए अगले प्रश्न को कराते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस या वायु, निष्क्रिय गैस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इनर्ट गैसेस भरा जाता है, निष्क्रिय गैसेस भरे जाते हैं जैसे आर्गन वगैरह। ये घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या है, तो घोल हम बोले थे पिछले क्वेश्चन में हम चर्चा किए थे कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है साथियों। तो नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है साथियों। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से कवर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप रटिएगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। हम क्या बोलें कि नीले लिटमस पत्र को लाल जो करेगा अम्ल करेगा, यहाँ पे एक अनिल याद रखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से। आइए अगले प्रश्न। पीतल है, पीतल 2 धातुओं का मिश्रण है, इसलिए ये मिश्र धातु है। आइए अगले प्रश्न को बताते हैं कि OH किसका क्रियामूलक समूह, तो अल्कोहल का क्रियामूलक समूह है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं हमेशा अम्लीय होते हैं साथियों, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आइए अगले प्रश्न को आते हैं कि विभवांतर का ऐसा मात्रा, तो विभवांतर का ऐसा मात्रा को जो हो जाएगा इसमें वो इसका बोल्ट हो जाएगा विभवांतर का ऐसा मात्रा सभी विकल्पों में। आइए अगले प्रश्न को आते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र करती है, जैसे कि दोबारा क्वेश्चन टाइप हो गया है। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। सब पोषण के लिए आवश्यक है, सब पोषण के लिए इस सभी विकल्पों में सब तो आवश्यक है, पर्ण, हरी सूर्य का प्रकाश, CO2 सभी चीज़ इसमें आवश्यक है। तो हम 50 प्रश्न को कवर कर चुके हैं साथियों। तो आप वीडियो में पूरी तरह से देखिएगा और पॉजिटिव कमेंट्स देने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो नेगेटिव भी लगता है तो आप डिसलाइक कीजिएगा, इसमें को आपको कोई रोक ठोक नहीं कि आप केवल और केवल पॉजिटिव कमेंट्स दें, क्योंकि अगर वीडियो गलत है तो बाकी में गलत है, और गलत इन्हीं से चीज़ों के माध्यम से हम सीखते हैं, और सीखने के बाद आप नया वीडियो में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आप थैंक यू सो मच साथियों, हम आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में जरूर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच साथियों, आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा और एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कीजिएगा, आप जरूर अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे। आप वीडियो पे अगर बने रहते हैं, आप सभी अगर पूरे कंसेप्ट को समझते हैं, तो आप स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर जैसे उच्चतम अंक से भी आप अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ।